स्टूडेंट्स, आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी का जो सेकंड यूनिट है उसमें माइकोप्लाज्मा एक टॉपिक है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा, मॉलिक्यूल्स एंड जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, ये विभिन्न सिनोनिम्स हैं माइकोप्लाज्मा के। तो जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी देखते हैं अभी हम। देखिए, फाइटोप्लाज्माज हैव डाइवर्स फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव यू बैक्टीरिया एंड बिलोंग टू जीनस फाइटोप्लाज्मा विद इन द क्लास मॉलिक्यूल्स। तो फाइटोप्लाज्मा को मॉलिक्यूल्स नामक वर्ग में रखा गया है और जो फाइटोप्लाज्मा का डाइवर्जन है वह ग्राम पॉजिटिव यू बैक्टीरिया से हुआ है। Mycoplasma dramatically differ phenotypically from other bacteria by their minute size 0.3 to 0.5 and lack of cell wall। देखिए, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया में वो यह है कि माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि हम जानते हैं कि जीवाणुवीय कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके अतिरिक्त माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से छोटे साइज़ के होते हैं, सूक्ष्म इनका आकार होता है। जैसे इसके अतिरिक्त जो बैक्टीरिया है उसको अलग किया गया है माइकोप्लाज्मा से और माइकोप्लाज्मा को दूसरे वर्ग में डाला है जिसका नाम है मॉलिक्यूल्स। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन माइकोप्लाज्मा एंड बैक्टीरिया, दैट इज माइकोप्लाज्मा लैक द सेल वॉल। फाइटोप्लाज्मा और वॉल लेस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये जो वॉल लेस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसकी वजह से जो फाइटोप्लाज्मा है इसकी नेचर प्लियोमॉर्फिक होती है। प्लियोमॉर्फिक मतलब बहुआकृतिक इनकी नेचर होती है। बहुआकृतिक नेचर होने की वजह से इनको हम जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम मतलब कि ये अपने आकार स्वरूप को बदलते रहते हैं। अब आकार स्वरूप को कैसे बदलेंगे, क्योंकि इनके चारों ओर दृढ़ कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, सिर्फ एक ट्रिपल लेयर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से संक्रमित पादप के फ्लोएम ऊतक में देखा गया तथा इसके अतिरिक्त इनका एक और जनरल कैरेक्टर है, वो है कि दीज आर अनेबल टू ग्रो ऑन कल्चर मीडिया। हम इनके सामान्य लक्षणों की बात कर रहे हैं, जिसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक कैरेक्टर है कि इनको संवर्धन माध्यम पर इनकी वृद्धि नहीं करवाई जा सकती। तो संवर्धन माध्यम पर यदि इनकी वृद्धि नहीं कराई जा सकती तो इनकी स्टडी कैसे हो सकती है। तो स्टडी करने के लिए जो ये जिस पर संक्रमण करते हैं, जिस जीवित ऊतक पर, उसी पर ही इसकी स्टडी करनी होती है। तो संवर्धन माध्यम पर इनको ग्रो नहीं कराया जा सकता, परंतु ये जीवित ऊतक पर जो है संक्रमण करने में सक्षम होते हैं और वहाँ पर ये अपना वृद्धि तथा प्रजनन इत्यादि करते हैं। जैसा कि अभी हमने बात की थी, दीज आर प्लियोमॉर्फिक इन शेप एंड स्पाइरल। ये कुंडलित प्रकार के होते हैं तथा इनकी जो आकृति है वह बहुआकृतिक प्रकार की होती है। इसके सामान्य लक्षणों में और भी लक्षण हैं, जैसे कि मोस्ट फाइटोप्लाज्मा ट्रांसमिटेड फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। जो फाइटोप्लाज्मा है वह एक पादप से दूसरे पादप में इसका जो ट्रांसमिशन है या विचरण है वह लीफ हॉपर्स के द्वारा, जो कीट होते हैं छोटे प्लांट्स में पाए जाते हैं, लीफ हॉपर्स, और इसके अतिरिक्त ये प्लांट हॉपर्स, साइलिड्स इत्यादि के द्वारा भी ट्रांसमिट होते हैं। तो एक पादप से दूसरे पादप में ट्रांसमिट होकर और संक्रमण को फैलाते हैं। फाइटोप्लाज्मा जब ट्रांसमिट हो जाते हैं तो पादप ऊतक से अपना पोषण प्राप्त करते हैं और इस पोषण प्राप्त करने की प्रक्रिया में ये पादप को कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, उनमें रोग उत्पन्न करते हैं। दे कॉज येलोइंग, यानी कि पीला हो जाना ऊतकों का, जैसे कि पत्तियां हैं वो पीली हो जाती हैं, टहनियाँ पीली हो जाती हैं। बिग बड
बिग बर्ड भी एक इसमें रोग उत्पन्न हो जाता है, यानी कि जो कलिकाएं हैं वह बड़ी हो जाती हैं असामान्य आकार की। इसमें हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं इसको। हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया, आप दो शब्दों से वाकिफ़ होंगे कि हाइपरप्लेसिया में तो कोशिकाओं की संख्या में लगातार असामान्य वृद्धि होती है, जबकि हाइपरट्रॉफी में जो कोशिकाएं हैं उनके आकार में असामान्य वृद्धि होती है। यह असामान्य या अनियंत्रित वृद्धि विभिन्न प्रकार के कारकों द्वारा हो सकती है, जिनमें कि रोगाणु या जो जर्म्स हैं या कोई पैथोजेंस जो हैं उनका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसमें हम टोमेटो में बिग बर्ड देखेंगे। तो बिग बर्ड यानी कि जो कलिकाएं हैं वो अपने आकार में असामान्य वृद्धि करने लगती हैं। इसके अतिरिक्त स्टंटिंग मतलब पादप जो है वह अपने आकार से तुलनात्मक रूप से छोटा रह जाता है, या बौनापन भी हम इसे कह सकते हैं। जो पादप है वह तुलनात्मक रूप से छोटा रह जाएगा या बाकी पादपों की तुलना में। तो संक्रमित पादपों में इस प्रकार के रोग लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ कॉज्ड बाय द फाइटोप्लाज्मा, दैट इज़ द विच ब्रूम डिजीज़। इसमें क्या होता है कि जो पादप की अग्रस्त कलिकाएं होती हैं वे असामान्य वृद्धि करती हैं, और असामान्य वृद्धि की वजह से जो कलिकाएं हैं वह झाड़ू के समान कुछ आकार ग्रहण कर लेती हैं। तो विच मतलब जो विच ब्रूम का मतलब है कि झाड़ू जो होती है वो झाड़ू के आकार के ये हो जाते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सिम्टम्स थे प्लांट्स में, जो कि दीज आर कॉज्ड बाय द फाइटोप्लाज्मा। येलोइंग, बिग बर्ड, येलोइंग मतलब पीला हो जाना, बिग बर्ड मतलब कलिकाओं की वृद्धि होना, स्टंटिंग मतलब बोनापन होना, विच ब्रूम मतलब झाड़ूनुमा आकृति का बन जाना। तो ये जो है फाइटोप्लाज्मा के द्वारा उत्पन्न कुछ महत्वपूर्ण रोग लक्षण हैं। फाइटोप्लाज्मा के जनरल कैरेक्टर्स में ही हम आगे पढ़ेंगे। दीज आर सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स, स्पेशली टेट्रासाइक्लिन ग्रुप। फाइटोप्लाज्मा एंटीबायोटिक्स के प्रति संवेदनशील होते हैं, स्पेशली टेट्रासाइक्लिन समूह के जो एंटीबायोटिक्स हैं उनके प्रति संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील और प्रतिरोधी होना, दोनों चीज़ों में बात कर रहे थे। फाइटोप्लाज्मा के जनरल कैरेक्टर्स की हम बात कर रहे थे। तो फाइटोप्लाज्मा के जनरल कैरेक्टर्स के अंतर्गत हम देख रहे थे रोग के लक्षण, और अब हम देख रहे थे सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स। टेट्रासाइक्लिन समूह के जो एंटीबायोटिक्स हैं, प्रतिजैविक पदार्थ हैं, उनके प्रति फाइटोप्लाज्मा संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील का मतलब है कि यदि इन फाइटोप्लाज्मा को इस समूह के एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जाए तो ऐसी स्थिति में ये फाइटोप्लाज्मा जो है ये मृत हो जाते हैं या उनकी वृद्धि रुक जाती है। अगला देखते हैं। माइकोप्लाज्मा की जो परिभाषा है, या हम उसको कहें कि एक सेंटेंस में किस प्रकार माइकोप्लाज्मा को आप परिभाषित कर सकते हैं, तो डोई एट अल ने कहा कि माइकोप्लाज्मा आर सब माइक्रोस्कोपिक मेजरिंग 150 to 300 नैनोमीटर इन डायमीटर। सब माइक्रोस्कोपिक मतलब कि इनको माइक्रोस्कोप के अंतर्गत देखा जा सकता है, तथा इनका जो व्यास है 150 से 300 नैनोमीटर तक का हो सकता है। दीज आर हैविंग राइबोसोम्स एंड डीएनए स्ट्रैंड्स, यानी कि इनकी कोशिकाओं में राइबोसोम तथा डीएनए स्ट्रैंड पाए जाते हैं। तथा ये जो कोशिकाएं हैं, दीज आर एंक्लोज्ड बाय ए बाइलेयर मेम्ब्रेन बट नॉट द सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल नहीं पाई जाती है। दीज आर रेप्लिकेटेड बाय बाइनरी फिशन, ये अपनी संख्या में गुणन करते हैं द्विभाजन के द्वारा। एंड कैन बी कल्चर्ड आर्टिफिशियली इन विट्रो ऑन स्पेसिफिक मीडियम, किसी विशिष्ट प्रकार के जो माध्यम हैं उनमें इनको सिर्फ कल्चर कराया जा सकता है। एंड आर सेंसिटिव टू सर्टेन एंटीबायोटिक्स, कुछ विशिष्ट जो प्रतिजैविक पदार्थ हैं उनके प्रति संवेदनशील होते हैं। इसमें लिखा है टेट्रासाइक्लिन के प्रति, ना कि पेनिसिलिन के प्रति। तो माइकोप्लाज्मा कुछ एग्जाम्पल्स जो उनके रोग के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं जैसे लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजॉल, पीच येलो,
स्पाइरोप्लाज्म सिट्राई एंड सिट्रस स्टबेश। अगला देखते हैं हम माइकोप्लाज्मा का क्लासिफिकेशन। जैसा कि माइकोप्लाज्मा के जनरल कैरेक्टर्स में हमने देखा कि जो माइकोप्लाज्मा है इसको मॉलिक्यूल्स नामक क्लास में रखा गया है। यह जो मॉलिक्यूल्स नामक क्लास है यू बैक्टीरिया को से इसे अलग करता है, क्योंकि यू बैक्टीरिया में कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि मॉलिक्यूल्स में पाए जाने वाले ये जो जीव हैं इनमें कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। सो क्लास मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत ऑर्डर रखा गया है माइकोप्लाज्माटेल्स। माइकोप्लाज्माटेल्स में 3 फैमिलीज रखी गई है, जिसमें प्रत्येक में एक जीनस है। माइकोप्लाज्मेटेसी, एकोलेप्लाज्मेटेसी एंड स्पाइरोप्लाज्मेटेसी। माइकोप्लाज्मेटेसी में जीनस माइकोप्लाज्मा रखा गया है। एकोलेप्लाज्मेटेसी में जीनस एकोलेप्लाज्मा रखा गया है और स्पाइरोप्लाज्मेटेसी में जीनस स्पाइरोप्लाज्मा रखा गया है। जेनेटिकली फाइटोप्लाज्मा आर मोर रिलेटेड टू एकोलेप्लाज्मा देन टू माइकोप्लाज्मा। सो ये जो है माइकोप्लाज्मा का क्लासिफिकेशन है। यहाँ जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, इस फिगर में आप देख पाएंगे कि एस्टर येलो फाइटोप्लाज्मा किस की जो यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, इसमें लार्ज माइकोप्लाज्मा लाइक बॉडीज पाई जा रही हैं ऊपर की ओर, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये इसमें। और इसके अतिरिक्त इसमें जो है डीएनए के जैसे कुछ छोटे धागेनुमा संरचनाएं भी देखी गई हैं। बी जो ये वाला जो इसका फोटो है, इसमें आप देख रहे हैं माइटोप्लाज्मा इन साइटोप्लाज्म ऑफ इन्फेक्टेड फ्लोएम। इन्फेक्टेड फ्लोएम में फाइटोप्लाज्मा की जो अकरेंस है उसको दर्शाया गया है। एंड सी एंड डी, इसमें आप देखेंगे सेवरल पॉलीमॉर्फिक फाइटोप्लाज्मा। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो संरचनाएं हैं सारी प्लियोमॉर्फिक फाइटोप्लाज्मा है। और ये इसमें आप देख पा रहे हैं कि दो के ग्रुप बने हुए हैं, जैसे ये। तो ये जो दो के ग्रुप बने हुए हैं, ये बाइनरी फिशन हो रहा है या बडिंग हो रही है माइकोप्लाज्मा की, जिसमें रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हमने अभी बात की थी जनरल कैरेक्टर्स में, उसमें देखा कि जो इनमें जनन होता है वह द्विभाजन के द्वारा ज़्यादातर होता है या बडिंग के द्वारा होगा। तो ये इस प्रकार ये एक जो है फोटोग्राफ्स आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है कि माइकोप्लाज्मा की संरचना किस प्रकार होगी। माइकोप्लाज्मा में एक स्पाइरोप्लाज्मा जो हमने देखा, दूसरा जो फैमिली है, दीज आर द हेलिकल मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन हेलिकल हैं, जो कुंडलीय प्रकार के हैं, उनको स्पाइरोप्लाज्मा में रखा गया है। Spiroplasmas are known to cause the stubborn disease in citrus plants and the brittle root disease in horseradish. इनको जो है स्टबर्न डिजीज़ जो है सिट्रस प्लांट्स में वो कॉज करते हुए देखा गया है, जैसे स्पाइरोप्लाज्मा सिट्राई। यह मक्का के जो पादप हैं उनको भी जो है स्टंट डिजीज़ कॉज करता है, यानी कि उनके जो पादप हैं वो इसके संक्रमण की वजह से बौने रह जाते हैं। Spiroplasma citrae has also been found in many other dicots such as crucifers, lettuce and peach. Crucifers जो होते हैं यानी कि सरसों कुल के जो पादप हैं, लेट्यूस जो हैं, पीच हैं, इनमें भी यह विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। दोनों ही साइटोप्लाज्मा सिट्राई एंड द कॉर्न स्टंट स्पाइरोप्लाज्मा ऑल्सो इन्फेक्ट देयर रिस्पेक्टिव लीफ होपर वेक्टर्स। तो जैसा कि हमने बात की थी कि लीफ होपर जो हैं माइकोप्लाज्मा को एक पादप से दूसरे पादप में ट्रांसमिट करते हैं, तो एक वेक्टर की तरह कार्य करते हैं। तो इनको भी जो है यह स्पाइरोप्लाज्मा इन्फेक्टेड कर देता है। इसके अलावा जो जनरल कैरेक्टर्स में ही हम फाइटोप्लाज्मा के बारे में और बात करते हैं। फाइटोप्लाज्मा कॉज सीवियर सिम्टम्स सच एज स्टंटिंग, फिलोडी, विचेज ब्रूम, येलोइंग, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। yield losses in over 300 economically important plant species worldwide। 300 से ज़्यादा ऐसे पादप हैं जो कि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। उन पादप प्रजातियों को यह उनमें जो इनकी उत्पादकता है उनको कम करता है।
ये जो माइकोप्लाज्मा है, इनको यह नहीं देखा गया है कि ये पादप के बीजों के द्वारा ट्रांसमिट होते हों, लेकिन यह लीफ होपर्स के द्वारा जो है ट्रांसमिट होते हैं। द मॉलिक्यूलर एंड जेनेटिक mechanism underlying the diverse interactions between plant pathogenic phytoplasma and their plant or insect host remain unknown। तो ये जो जेनेटिक और मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है जो प्लांट पैथोजेनिक फाइटोप्लाज्मा और प्लांट, देखिए ये प्लांट को संक्रमित करता है, और जो लीफ होपर्स इत्यादि जो इंसेक्ट हैं वो इनके वेक्टर्स होते हैं। तो दो होस्ट हो गए, एक तो लीफ होपर्स या फिर इंसेक्ट और दूसरा प्लांट्स। तो इन दोनों के आपसी जो संबंध हैं जेनेटिक लेवल पर, उनको अभी तक नहीं पहचाना गया है। ट्रांसमिशन की हम बात कर चुके हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ फाइटोप्लाज्मा टू प्लांट्स अकर्स व्हेन लीफ होपर्स फीड फ्रॉम द प्लांट फ्लोएम। तो प्लांट फ्लोएम में ज़्यादातर इन्फेक्शन कॉज करते हैं और फ्लोएम में या ये यहाँ पर गुणन करते रहते हैं। तो जब लीफ हॉपर्स या फिर जो इंसेक्ट हैं जब प्लांट के जो फ्लोएम है उससे अपना खाना प्राप्त करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये संक्रमित हो जाते हैं। और जब ये लीफ हॉपर्स किसी दूसरे स्वस्थ पादप शरीर पर बैठते हैं या उस पर फीड करते हैं, तो इसके द्वारा सलाइवा के द्वारा जो है, इंसेक्ट सलाइवा के द्वारा ये दूसरे पादप को भी संक्रमित कर देता है। इन प्लांट्स फाइटोप्लाज्मास रिमेन रिस्ट्रिक्टेड टू द फ्लोएम टिश्यू वेयर दे सिस्टमेटिकली स्प्रेड थ्रू आउट द प्लांट। तो ये फाइटोप्लाज्मा जो हैं ये क्या रहते हैं कि फ्लोएम में ही उपस्थित रहते हैं और फ्लोएम के द्वारा ही ये सिस्टमेटिकली सर्वांगीण रूप से जो है पूरे प्लांट में फैल जाता है। ये कुछ उदाहरण हैं इसके माइकोप्लाज्मा से संबंधित जो रोग हैं। आप देख पा रहे हैं एक ए जो है ये एक हेल्दी प्लांट है और बी जो है इन्फेक्टेड प्लांट है। इसमें विशेष ब्रूम की बात हुई थी, यानी कि ये जो है झाड़ू के नुमा आकृति बन जाती हैं। एस्टर येलो आइसोलेट्स जो हैं इनमें आप देख पा रहे हैं कि ये दो के भी यहाँ पर माइकोप्लाज्मा बडिंग हो रही है, ठीक है ना। ये तो ये क्या है, जनन हो रहा है इसमें। तो माइकोप्लाज्मा की कोशिकाएं यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये सिट्रस स्टबॉर्न डिजीज स्पाइरोप्लाज्मा सिट्राई के द्वारा कॉज की जाती है, इसके बारे में हम देख पा रहे हैं। देखिए किस प्रकार जो है इसको ख़राब कर देता है ये सिट्रस स्टबॉर्न डिजीज। ये बिग बर्ड डिजीज़ की हम बात कर रहे थे, जो टोमेटो बिग बर्ड डिजीज़ आ गई है। यहाँ पर देखिए कि जो बर्ड्स हैं वो कितनी बड़ी हो गई हैं, लंबी हो गई हैं, असामान्य रूप से वृद्धि करती हैं। तो ये हाँ, इसके अलावा टोमेटो फ्लावर्स बिग बर्ड सिम्टम्स ये दिखाई दे रहे हैं आपको डिटेल में। शुगर केन ग्रासी रूट ग्रासी शूट, ये भी आप देख पा रहे हैं कि जो शुगर केन की जो शूट्स हैं वो असामान्य रूप से वृद्धि करती हैं तथा शूट्स ग्रासी हो जाती हैं ना, कि झाड़ू उसके जो है घास के नुमा हो जाती हैं। सीसम फिलोइडी में आप देख पा रहे हैं सीसम फिलोइडी में आप देख पा रहे हैं ये दोनों इन्फेक्टेड हैं। और ये जो है इसकी कोशिका की संरचना हो गई माइकोप्लाज्मा की। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो एक कि इसमें जो आउटर लेयर है जो कि लिपोप्रोटीन की बनी हुई है, सेल मेम्ब्रेन के रूप में पाई जाती है। जैसा कि मैं फिर से इसको दोहरा दूं कि इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। अच्छा, इसमें जो न्यूक्लिक एसिड है दोनों पाए जाते हैं, डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए एंड आरएनए दोनों प्रकार के इसमें न्यूक्लिक अम्ल इसमें पाए जाते हैं, और इसमें राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं और मेटाबोलाइट्स इसमें पाए जाते हैं। तो ये कोशिका की संरचना हो गई फाइटोप्लाज्मा की। थैंक यू।